मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11वीं क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात परागनलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। एक युग्मक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया संपन्न होती है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोग कर एक त्रिगुणित भ्रूण कोश कोशिका बनाता है। इस प्रकार निषेचन क्रिया दो बार होती है, एक बार भ्रूण तथा दूसरी बार भ्रूण कोश बनने में। दोहरा निषेचन होने के कारण ही यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पुष्प के निषेचन के पश्चात उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप पुष्प के अंडाशय से फल तथा बीजांडों से बीजों का निर्माण होता है। पुष्प में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन होते हैं। बाह्य दल प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, परंतु टमाटर, बैंगन, रसभरी आदि के फलों के साथ लगे रहते हैं। दल प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिका मुरझा जाते हैं। अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीजांड, इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होने से बीज का निर्माण होता है। अंड कोशिका भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। द्वितीयक केंद्रक भ्रूण कोश में बदल जाता है। इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। द्विखंड बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंड से कोई एक कोशिका दो छोटे और लगभग समान भागों में बंट जाती है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिका एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कालाजार के रोगाणु लीशमानिया में द्विखंड होता है, लेकिन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंड होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन रीजेनरेशन का क्या तात्पर्य है? पुनरुद्ध भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कुछ जीवों, पादप तथा जंतु में यदि शरीर कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिसे पुनरुद्ध भवन रीजेनरेशन कहते हैं। सरल जीव हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि पुनरुद्ध भवन प्रदर्शित करते हैं। पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है तथा प्लेनेरिया के शरीर को कई भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग नए जंतु में परिवर्तित हो जाता है। पुनरुद्ध भवन जनन के समान नहीं है, क्योंकि अधिकांश सरल जीवों के किसी भी भाग को काटकर नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्ध भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? जटिल संरचना वाले जीवों में जनन भी जटिल होता है। पुनरुद्ध भवन एक प्रकार से परिवर्धन है जिसमें जीव के गुणों में अंतर नहीं आता। यह जनन के समान नहीं है। जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्ध भवन के द्वारा किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः अपने जैसा जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस में बीजाणु जनन या समासंध से नए जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? स्पष्ट कीजिए।
बीजाणु जनन या समासन अलैंगिक जनन की एक विधि है। यह मुख्य रूप से राइजोपस कवक में दृढ़ आवरण वाली एक विशेष रचना बनाती है जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु एक विशिष्ट संरचना बीजाणुधानी में बनते हैं। बीजाणुधानी कवक के तंतुओं पर विकसित होते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। कवक जाल जनन में भाग नहीं लेते। प्रत्येक जीवाणु में एक केंद्रक तथा थोड़ा सा जीव द्रव्य होता है। बीजाणुधानी में बहुत अधिक संख्या में बीजाणु बनते हैं और पकने पर बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु चारों ओर बिखर जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए राइजोपस का जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है, चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु में अंतर बताइए तथा प्रत्येक के सामान्य उदाहरण दीजिए। चल बीजाणु ज़ूस्पोर, इन पर कशाभिका फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये जल में तैरकर अनुकूल स्थानों पर पहुंच जाते हैं और नए पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ शैवालों और कवकों में इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अगला है अचल बीजाणु नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनमें कशाभिका फ्लैजिला का अभाव होता है। इनकी भित्ति मोटी होती है। ये प्रतिकूल परिस्थिति में नष्ट नहीं होते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। अचल बीजाणु उत्पन्न करने वाले पौधों में कुकुरमुत्ता, मॉस तथा फर्न अच्छे उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है? एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं क्योंकि नर पुमंग तथा मादा जननांग जायांग पुष्प में ही स्थित होते हैं जो एक पुष्पीय कलिका से बनते हैं। इन पुष्पों में पुमंग तथा जायांग अलग अलग पुष्पों में होते हैं। वे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे कि पपीता, तरबूज। ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग तथा जायांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए जिसमें लैंगिक जनन होता है। वर्णन करो। पैरामीशियम एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें लैंगिक जनन होता है। इसमें नर तथा मादा पैरामीशियम जनन क्रिया के दौरान कुछ समय के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके बाद वे अलग हो जाते हैं और उनका विभाजन हो जाता है जिससे संतान पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, जायांग की अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाकर पुष्प के निषेचन को समझाइए। बीजांड के भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष फट जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी समाप्त हो जाता है। तब दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक युग्मक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित फ्यूज होकर द्विगुणक युग्मक डिप्लॉइड जाइगोट 2n से रिप्रेजेंट करते हैं इसे बनाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर एक त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड 3n केंद्रक बनाता है जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं, ट्रिपलेट फ्यूजन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बार बार विभाजित होता है तथा इसके कारण सभी केंद्रक के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं। अतः इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं जो भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार निषेचन की यह क्रिया 2 बार होती है। अतः आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसका डायग्राम है वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय बीजांड पुष्पासन छाया स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र। पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन।
एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, इसमें 2 जनकों का होना आवश्यक है। निषेचन नहीं होता है, निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नए जीव पूर्ववर्तीय जनक के समान गुणों वाले होते हैं। संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। स्वपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकता है। नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक है। नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुष्प प्रायः अनाकर्षक, छोटे, सुगंध रहित तथा मकरंद रहित होते हैं। पुष्प प्रायः गंधयुक्त एवं आकर्षक होते हैं। कुछ पौधों में पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। उदाहरण मटर। सभी पुष्प खुलते हैं तथा जननांग को अनावृत होने देते हैं। उदाहरण गुलाब। अगला क्वेश्चन है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। परागण क्रिया, पॉलिनेशन और निषेचन, फर्टिलाइजेशन। वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागण कहलाते हैं। वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन। परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। अनेक परागकणों का नुकसान होता है, इसमें परागकणों का नुकसान नहीं होता। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया को पूरा हो जाने पर निषेचन क्रिया पूरी होने की संभावना होती है। इस क्रिया के पश्चात बीजों और फल बनने की संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 कॉलम बनाएंगे। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनोसिस, अंडाणु जनन, oogenesis। शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली क्रिया है। यह अंडाशयों में होने वाली क्रिया है। इसकी एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। इसमें एक प्राथमिक oocyte से 1 अंडाणु बनते हैं। इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोदर्शन और रजोनी वृत्ति में अंतर बताइए। रजोदर्शन, मेनार्च, रजोनी वृत्ति, मीनोपॉज। मादा में लगभग 10 से 12 वर्ष की किशोर अवस्था में यह प्रक्रिया आरंभ होती है। अधेड़ अवस्था में लगभग 50 वर्ष की आयु में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। हर 28 दिन बाद रक्तस्राव 4 से 7 दिन तक होता है। रक्तस्राव बंद हो जाता है। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए। लैंगिक जनन विशिष्ट प्रजनन कोशिकाओं के मिलने से होता है। विशिष्ट प्रजनन कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, नरलिंग कोशिका युग्मक तथा मादालिंग कोशिका युग्मक, जो अलग अलग जनकों से आती हैं। एक नर तथा एक मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज जाइगोट बनता है, जो लगातार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। फल में बीज का निर्माण होता है। बीज नए पौधों को जन्म देता है। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन विकसित प्रकार का होता है। आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। पुमंग, एंड्रोशियम। पुष्प का नर जननांग तथा जायांग, गाइनीशियम, मादा जननांग होता है। नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित कर देता है। मादा जननांग में आधारीय भाग को अंडाशय, मध्य भाग को वर्तिका तथा स्वतंत्र छोर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं।
अंडाशय पुष्पासन में से लगा चौड़ा व फूला हुआ भाग होता है जिसमें अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल भित्ति बनती है। बीज तथा फल भित्ति मिलकर फल बनाते हैं।